हम्म, चलिए कुछ होमवर्क दिए थे, ये सारे क्वेश्चन दे रखे थे, इसके ऊपर बात करनी है। होमवर्क दे रखे थे, मैं अभी सॉल्व करूंगा, आप मैच करना कि बात सही है कि नहीं। होमवर्क था इस प्रकार। सबसे पहला सवाल ये था, कहा था कि फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पे होने की बात चल रही है, डाइपोल के एक्सिस पे होने की बात चल रही है। अच्छा, हमसे कह रहा है कि चार्ज का शिफ्ट टू डबल डबल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस डबल कर दिया, डबल डिस्टेंस कर दिया। पहले तो एक्सिस पे जो दूरी थी उसको डबल किया हुआ है, एक्सिस पे जो दूरी थी उसको डबल कर दिया हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पहले बताऊं। देखिए, हमसे कोई भी पूछेगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो F बराबर पहले तो मैं लगाऊंगा क्यू। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, यहां से अगर हम तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आते हैं, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को सोचें, और जो हाल इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही हाल फोर्स का होगा। सोचो दोनों प्रोपोर्शनल लग रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर किसी कारण से तुमने 2E कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E था, अब हो गया 2E, जरा सोचो, फोर्स F रहेगा, ये भी बढ़ के 2F हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल लग रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या चेंज आया डिस्टेंस बढ़ाने से ये पता करिए, तब जाके बात बन जाएगी। तो बात बहुत सिंपल है, ये आपने डाइपोल यहाँ बना दिया, ये डाइपोल है, और आप जानते हैं डाइपोल के केस में सारे डिस्टेंस को हम सेंटर से मेजर करते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू नाम का एक डाइपोल है, और इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पर समझना, द फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इज एफ। अच्छा, इफ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आखिर होता क्या है एक्सिस के लिए, तो वो होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए तो ई प्रोपोर्शनल 1/r³। एक बात तो ये हो गई। चलो इसके आगे की बात, अब इसने r को 2r कर दिया है, पहले r था बाद में 2r कर दिया है। अब जरा सोचिए, इसके कारण नया वाला e जो होगा वो क्या बन जाएगा, 2r का क्यूब 8 होता है, तो ये बन जाएगा e/8। समझो, और जैसे ये e/8 होगा, इसके कारण जो यहाँ नया फोर्स लगेगा, नया फोर्स वो भी F/8 हो जाएगा, वो भी F/8 हो जाएगा नया वाला फोर्स। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है। आइए अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब ये चीज तो अपने को ध्यान में है, क्या समझिए कि भाई मेरे से कोई कहे ई एक्सिस और फिर कहे ई इक्वेटोरियल, तो ई एक्सिस में जानता हूं 2 kp अपॉन r³ होता है, और ई इक्वेटोरियल हमारा kp अपॉन r³ होता है। kp अपॉन r³ खत्म हो गए, तो बचा सिर्फ 2, तो ये बचेगा मेरा 2/1, 2/1। तो ये इजी है, 2/1, यानी कि आंसर इज 2, ये आंसर। ये ये तो प्राण लेने वाला सवाल है, इससे बेहतर कोई सवाल है ही नहीं आईआईटी में आया हुआ सवाल।
चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है दो पार्टिकल है, आराम से पहले सोच लो, दो पार्टिकल है, उसके लिए इसने बात करी है। दो पार्टिकल है, दोनों का मास m है, दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास m है, उसको किसी मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ l है रखा हुआ है। बात समझते रहना। अब दोनों पार्टिकल्स को के लिए चार्ज जो है वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू उसके पास चार्ज है। जो अरेंजमेंट बना था डंबल स्टाइल का, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अच्छा, अब क्या किया कि ऐसे रखा कि बहुत छोटा सा एंगल 5 डिग्री से कम का एंगल बना है। बहुत छोटा सा एंगल बनने से क्या होता है कि अगर कहीं साइन थीटा आया तो आप उसको थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, और बहुत छोटा एंगल होने से एसएचएम होने के भी चांस बनते हैं, वो भी चेक कर लें। तो फिर कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द रॉड इज, अब बता दिया भैया कि रॉड ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। इतनी चीजें इसने कही है। तो थॉट प्रोसेस क्या है कि हमसे कोई अगर टाइम पीरियड पूछेगा, समझना अभी इसने क्या पूछा है ये समझो। क्या पूछा, बड़े क्वेश्चन की एक ही तरीके होते हैं भाई। सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन का सिर्फ एक तरीका, हमेशा लास्ट से सोचो। तो क्या पूछा, तो इसने हमसे पूछा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, ये टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। मतलब लड़ाई इस बात की है कि ओमेगा क्या होगा। जैसे ही ओमेगा पता चलेगा, ओमेगा पता चलेगा, मेरा आंसर आराम से आएगा। तो इसको यहीं छोड़ते हैं, अब ओमेगा की लड़ाई लड़ते हैं कि ओमेगा कैसे पता चलेगा। अब कुछ चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करो, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करो। क्या हो रहा है ये समझो। सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने किसी डाइपोल को ऐसे रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने डाइपोल को ऐसे रखा, यहाँ पे -q और उसके बाद से यहाँ पे +q ऐसे रखा। ठीक है, जैसे ही ये रखोगे तो तुम देखोगे थीटा बराबर बन रहा है 0 डिग्री। ओके, डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो p वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, माइनस से प्लस होता है डाइपोल मोमेंट का। तो ये जो इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहा है थीटा की वैल्यू हो गई 0। अब जरा सोचो, अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, इसमें यही इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं और बस इसमें डाइपोल मोमेंट को कुछ एंगल रख देते हैं इसका। मतलब यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट बन के आएगा, इसको किसी एंगल के साथ रख दिया जाए, तो क्या कंडीशन बनेगी ये हम देखना चाहते हैं। अब देखो मामला, मैंने अब एक डाइपोल रख दिया इसके ऊपर, कैसे रखा, तो वो ऐसे रख दिया, ये स्टाइल में डाइपोल रखा है, ये स्टाइल में। यहाँ पे -q रख दिया, यहाँ पे +q रख दिया। तुम जानते हो फोर्स लगता है, ये फोर्स जो लगता है ये लगता है QE, और इधर जो फोर्स लगता है ये इस डायरेक्शन में लगता है और ये भी QE ही लगता है। अच्छा, ऐसी जब कंडीशन हो गई और तुमने क्या किया है समझना, तुमने डाइपोल को हल्का सा रोटेट कर दिया। पहले डाइपोल ऐसे था, तुमने डाइपोल को ऊपर की तरफ रोटेट किया है, तुमने मेहनत करी, तुमने मेहनत करी, तुमने डाइपोल को ऐसे ऐसे एक्सटर्नल तरीके से, तुमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तुमने डाइपोल पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऐसे रोटेट किया है। तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा, समझना, और टॉर्क तुम्हारे अगेंस्ट लगेगा। तो टॉर्क जो लगेगा वो तुम्हारे अगेंस्ट लगेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए टॉर्क तुम्हारे अगेंस्ट लगेगा। सोचो, तुम रोटेट करके वहां ले गए और टॉर्क कैसे लगेगा। अभी टॉर्क ऐसा लगेगा ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब जो टॉर्क यहाँ लगेगा, सारा खेल इसी का है
कि भाई ये जो टॉर्क यहाँ लगेगा, इस टॉर्क का फॉर्मूला मैं जानता हूं, पी ई साइन थीटा होता है। लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं कहूंगा ये जो टॉर्क है, मैंने तो जो इसको डिस्प्लेस किया उसके अगेंस्ट लग रहा है, तो माइनस साइन लगाना जरूरी होगा। इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, ये रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। ये रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस पी ई साइन थीटा लगेगा। और इसी टॉर्क को अपन पहचानते भी है, ये टॉर्क आई अल्फा भी तो होता है, यही टॉर्क आई अल्फा भी होता है। अब बस काम बन गया, अब बन गया काम। अब मैं आराम से चीजों को लिखूंगा मैथमेटिकली। टाउ बराबर मैं जानता हूं आई अल्फा, पहली बात। टाउ यहाँ पे लगेगा माइनस का पीई साइन थीटा। अब है बात आई की, और ये आई अल्फा, सही है, आई अल्फा। अब चूंकि एंगल छोटा है तो साइन थीटा का काम थीटा करेगा, यानी कि माइनस पीई थीटा इक्वल्स टू बनेगा आई अल्फा। अच्छा, अब जरा सोचो, मैं एसएचएम जब तक प्रूफ करूंगा नहीं तब तक ओमेगा तक जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो क्या होता है कि एसएचएम की कंडीशन होती है, मैं यहां लिखता हूं, एसएचएम पढ़ेंगे तो सीखेंगे ही, लेकिन एसएचएम की कंडीशन कुछ होती है, वो समझिए। एसएचएम में जो माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है वो होता है अल्फा। माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर अल्फा होता है, ये एसएचएम में होता है। अच्छा, अब हम जब एसएचएम पढ़ेंगे तो इसी पे खूब बात होती है। अब इसी चीज को यहाँ पे लगाओ, मुझे इसको ऐसे ही अरेंज करना है, अल्फा को एक तरफ छोड़ना है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस का पीई अपॉन आई, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अल्फा, इक्वल्स टू अल्फा। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं, बस इसको अरेंज करना है, बस इसको अरेंज करना है, बात बन जाएगी। कैसे, समझिए, समझिए, दूसरे पेन से देखिए, कंपेयर करिए इसको और इसको, इसको कंपेयर करो। कंपेयर करने से पता चला कि जो काम यहाँ ओमेगा स्क्वायर कर रहा है, जो काम यहाँ ओमेगा स्क्वायर कर रहा है, वही काम यहाँ पीई अपॉन आई कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू पीई अपॉन आई। क्यों? क्योंकि सारी लड़ाई ओमेगा फाइंड करने की थी। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूं अंडर रूट पीई अपॉन आई। आई ध्यान रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं समझ लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ बराबर आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखना क्या बात हुई। मेरा टारगेट अब एक और आ गया कि भाई आई का क्या करें, कितना होगा आई यहाँ पे। तो क्वेश्चन ने कहा था कि ये ऐसे घूम रहा है, कैसे, समझो, क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार, चलो। क्वेश्चन 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 है, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड, क्या किया, द टू पार्टिकल्स, ये देखो ये वाली लाइन, the two particles carry charge plus q and minus q respectively. This arrangement is held in a region of uniform electric field such that the rod makes an angle theta or equals to इतना। ये बात इसने कही है, यानी कि अब जो मामला है वो कैसा है वो देखिए। अब ये सिस्टम है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब एक मास यहाँ पे है m और दूसरा मास यहाँ पे है m। क्वेश्चन कह रहा था शुरुआत में ही कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M, है ना, अटैच टू टू एंड्स ऑफ अ मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड, यही तो क्वेश्चन कह रहा था, मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड, ये कहानी। अच्छा ठीक है भाई, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी l/2 होगी और ये वाली दूरी भी l/2 होगी। ठीक है, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर के लिए, सेंटर के अबाउट। अब पॉइंट के लिए mr स्क्वायर होता है, आई निकालूंगा, पहले के लिए निकाल रहा हूं, ये देखो इसके लिए निकाल रहा हूं, तो एम आर के जगह पे दूरी कहां से मेजर करूंगा, ये सेंटर ऑफ मास से, तो ये होगा भाई L/2 का स्क्वायर। उसके बाद दूसरे का भी, अब इसका निकाल रहा हूं देखना, तो ये हो गया प्लस m और इसके लिए भी दूरी L/2 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दूंगा, देखो ml²/4 जुड़ के हो जाएगा ml²/2। ये वैल्यू आ गई किसकी, आई की। अब आई की वैल्यू आ गई, अब ओमेगा तो आ ही जाएगा, अब ओमेगा तो आ ही जाएगा। सोचो ओमेगा इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या आया था, वो आया था √PE/I। अब देखना भाई, देखना, अब t बराबर हमारे पास है 2 पाई और उसके बाद है ओमेगा, ओमेगा ओके ओमेगा, और ओमेगा के जगह पे वैल्यू क्या है PE/I। तो इसको मैं अगर अरेंज करूं तो I/PE लिख सकता हूं। सोचो 2 पाई/ओमेगा को हमने लिख दिया, और ओमेगा हम निकाल चुके हैं कि ओमेगा के जगह पे वैल्यू आई है √PE/I। इसको पलट के यहाँ पे लिख दिया, अब बस हो गया। अब 2 पाई तो अपनी जगह है, आई के जगह वैल्यू डालिए जो तुम ला चुके हो, और वो तुम लाए हो ml²/2/PE। P के जगह पे तुम लिख सकते हो, P के जगह पे तुम लिख सकते हो चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज है Q, डिस्टेंस पूरा है L, समझो। डाइपोल मोमेंट हमेशा चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, और ये मल्टीप्लाई होगा E से, बस। अब इसी को रीअरेंज करोगे तो यहाँ से T आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई, ये आ गया ml, और नीचे आ गया 2QE। और यही दोस्तों आंसर है, यही आंसर है। सवाल बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिखाता है। बताइए, बड़ा है से मतलब नहीं है, अच्छा है, कठिन है, सीखना जरूरी है, इसलिए इतनी मेहनत करी। चलिए, अगर समझ में आ गया तो एस टाइप करिए, और दोबारा जरूर सुनिएगा इसको, एस टाइप करिए। ठीक है, हाँ 4-5 एस आ जाता है तो ठीक है, एक आध भी आ जाए तो लगता है कि किसी को तो समझ में आया। ईमानदारी से बताइएगा, ऐसे यही फायदा है रिकॉर्डिंग का कि चीजें जो है क्लियर होती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ कि भाई दोबारा भी सुने तो इसको आसानी रहे। कितनी बात सीख गए, SHM ये तो कितना आ गया, देखो ना कितने चैप्टर आ गए इसमें। इसमें देखो, एक तो SHM आ गया, दूसरा रोटेशन आ गया, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, मतलब 3 चैप्टर तो ऐसे ही आ गए, और चौथा भी नहीं रुका, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, मतलब 4-4 5-5 चैप्टर मिल गए इसमें, और इक्विलिब्रियम अलग आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये इसीलिए सवाल खास है, खूब सारे इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। ये तो ऐसी है चुम्पू सवाल, इसको देख लीजिए, एकदम से सस्ता सवाल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, बताइए इसका आंसर बताइए। कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field of intensity E. The dipole acquires position such that axis of the dipole makes an angle theta in the direction of field. यही कहानी है। Assuming that potential energy of a dipole is 0 when theta equals to 90. सोचो तो, ये सोचो, ये जो लाइन सोचो, ये लाइन सोचो, क्या ये नया है या तुम इसको पहले से जानते हो? जो रेड से मैंने मार्क किया है, क्या ये नया है या तुम पहले से जानते हो? इसी को तुमने नाम दिया था रेफरेंस, याद हो तो। रेफरेंस नाम इसी को देते हैं कि जब डाइपोल मोमेंट ने एंगल बनाया हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, वही कहा है
कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल इज 0 व्हेन थीटा इज 90, होता भी है, हम जानते हैं। अब देखना टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो बातें पूछी है, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। यार टॉर्क तो पी साइन थीटा होता है, सोचो, तो टॉर्क तो पी साइन थीटा सबके पास है लगभग लगभग, एक इसके पास नहीं, ये तो गया। तो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, एक ही के पास है, एक ही के पास है। तो ये क्या पूछा है तुमसे, ये बस तुमसे फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला पूछा है, बिल्कुल मन खुश करने वाला सवाल है। तो एक बड़े सवाल के बीच में ऐसे एक डाल दिया चूजा। अब चलिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed 30 degree angle with electric field intensity। बढ़िया बढ़िया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, देखो भाई टॉर्क की चर्चा है, कितना इतना, चार्ज ऑन डाइपोल कितना हो, देखो टॉर्क की बात है और चार्ज की बात है। टॉर्क और चार्ज सुनते ही, पहले तो टॉर्क सुनते ही मन में बात आनी चाहिए, अच्छा टॉर्क है तो टॉर्क तो मैं भाई जानता हूं एक ही, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। और फिर पी को मैं पहचानता हूं, पी को मैं पहचानता हूं, क्या होता है, तो पी होता है हमारे पास, दूसरे पेन से लिखता हूं, चार्ज, कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, इनटू सेपरेशन, डाइपोल में यही होता है पी। अब टॉर्क क्वेश्चन ने कहा था कि जो टॉर्क आपका है वो है 4। अच्छा, अब चार्ज की बात है, तो चार्ज, द चार्ज ऑन द डाइपोल लेंथ इतना, चार्ज पूछा है, माना चार्ज हमने क्यू मान लिया, ठीक है। अब लड़ाई है सेपरेशन की, सेपरेशन देखो इसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अब सेंटीमीटर परेशान करेगा इसलिए इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रीन पेन से लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, ये रही, ये रही, तो 2 इंटू 10⁻⁵, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लिखा। अब लड़ाई है कि साइन थीटा का क्या करें, साइन थीटा ये वाला सेक्शन, ये क्वेश्चन से पूछते हैं, तो क्वेश्चन ने कहा 30 डिग्री, तो बस यहाँ पे आप डालिए साइन 30, हो गया। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करिएगा तो Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, करोगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, मतलब इसी को बोलते हैं 2 मिली कुलम, मिली कुलम, 2 मिली कुलम, ये रहा, ऐसे आएगा, ये है आंसर। बिल्कुल आसान सवाल दिया, फॉर्मूला रखने के लिए दिया। चलिए ये करिए, 6 नंबर कर लिया होगा आपने, 6 नंबर, और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए आपसे क्या क्या दिया है इसने, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर चर्चा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर चर्चा है, और उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ये देखिए, और एसआई यूनिट में दे रखा है, तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करी है और वो भी एसआई यूनिट में बात करी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, कहाँ पे, तो 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, कितने एंगल बनाने की बात है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इक्वल्स टू तुम जानते हो के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है,
ये तुमको याद होना चाहिए भाई, ये याद होना चाहिए, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और बस इसी को पुट करना है तो बी आ जाएगा। के की जगह वैल्यू डालिए 9 इंटू 10⁻⁹ पी, पी मतलब हमारे पास डाइपोल मोमेंट वो भी इसने दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁻9, तो 16 इंटू 10⁻⁻9। अब उसके बाद से एंगल है 60 डिग्री का, तो ये रहा cos 60 अपॉन अपने को चाहिए आर स्क्वायर, दूरी कह रहा है 6 मीटर, दूरी कह रहा है 6 मीटर, इसका स्क्वायर, तो ये रहा 6 है या कुछ और 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से वैल्यू आएगी, v जो यहां से आएगा वही आंसर है, वही आंसर है। 200 आ रहा है, ठीक है भाई, 200 वोल्ट लिख देते हैं, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। आइए अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वाला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये मेन बात है, इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट p, और बाकी सब कह रहा है r बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। तो कह रहा है कि वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये मुझे याद है, E इक्वल्स टू होता है के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। अब जरा सोचो, लेकिन अगर बात वेक्टर की चले, वेक्टर की चले, तो उस कंडीशन में होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, परंतु परंतु यहां साइन माइनस का होता है। अब माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनाता है, सोचो किसके बीच, ये ई वेक्टर अगर याद हो तो ई वेक्टर एंड पी वेक्टर 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ये याद है क्या? अगर ये याद है तो याद का वाई टाइप करिए, लास्ट क्लास की बात है, याद का वाई टाइप करिए, एक वाई, बस वायु, हाँ ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास वाली बात है, इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये तो होमवर्क था भाई, होमवर्क हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको एक नई चीज सिखाता हूं, एक नई चीज सिखाता हूं। अब बात आएगी नई, न्यू बात। अभी तक जो हम कर रहे थे, अभी तक जो बात चल रही थी, उसमें हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा है कि भाई अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम क्या जानते हैं, एक चीज जो हम पढ़ चुके हैं उसको तो अपन जानते हैं कि अगर कोई डाइपोल है और डाइपोल को अगर तुमने यूनिफॉर्म ई में रखा तो क्या होगा, दो बातें। पहली बात कि जो उस पे एफ नेट है वो तो जीरो हो जाएगा, और जो टाउ है वो लगेगा, और टाउ लगता है पी ई साइन थीटा, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो जाता है लेकिन टॉर्क लगता है। अब बात यह है कि क्या हो जब इसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। इतनी बात सुनते ही मन में एक विचार आना चाहिए कि हमने पढ़ रखा है, देखना ध्यान से, कि भाई यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मैं यू की बात करूं तो यू मुझे याद है माइनस का पीई कॉस थीटा होता है, इस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लो किसी कारण से थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, अगर किसी कारण से थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात, थीटा तो एंगल होता है पी और ई के बीच का, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब होता है कि तुमने डाइपोल को रखा है, कैसे रखा है, तो तुमने डाइपोल को प्लेस्ड किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपने डाइपोल को प्लेस कर दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपने डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्लेस कर दिया। अच्छा, तो उस कंडीशन में यू क्या हो जाएगा, तो माइनस का पीई कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 होता है 1, तो जैसे ही u की बात करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का p। इसमें तो मुझे कोई दिक्कत, यहां तक में तो कोई समस्या नहीं है, यहां तक में कोई समस्या नहीं। और अब एक पुरानी बात याद आनी चाहिए, हमने वर्क पावर एनर्जी से पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी से जो चैप्टर है वहां से हमने एफ के बारे में पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है डी यू बाई डी एक्स। सोचो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, तो क्या फायदा होगा कि अब मैं यहां से जब एफ निकालूंगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और देखना u के जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस का पीई। अब चूंकि E यूनिफॉर्म नहीं है तो F जब लिखना पड़ेगा तो माइनस का P बाहर जाएगा और ये रहेगा डी ई बाई डी एक्स। और ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा यूनिक सा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा। कितना लॉजिकली हमने इसको लिख दिया, कितना लॉजिकली हमने इसको लिख दिया। थोड़ा रेयर है, कम पूछते हैं, लेकिन सवाल जब कठिन होगा तो ये पूछा जाएगा, तो बहुत कम बच्चों के नोट्स में मिलेगा आपको। F इक्वल्स टू माइनस का P डी बाई डी एक्स, ये भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पूरा देख लो, डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो U बराबर ये कहानी, फिर ये देखिए cos 0, और ये देखिए। और तुमको बताऊं, यहां से जब मैं तुमको एक बात बताऊंगा तो तुम अंदर ही अंदर मजे में आ जाओगे, खुश हो जाओगे। और वो बात कितनी शानदार है, अब तुम गौर करना, कितनी शानदार बात अभी बताने जा रहा हूं, देखना। ये F बराबर डी ई बाई डी एक्स है। यहीं से अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इस E को यूनिफॉर्म कर दूं, सोचो, जैसे ही मैं E को यूनिफॉर्म कर दूंगा तो ये डी ई बाई डी एक्स अपने आप 0 हो जाएगा, और ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। और जो तुम पहले से ही जानते हो कि किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, 0 लगता है। जानते थे ना। ये है इसकी शानदार बात, ये है इसकी शानदार बात। समझ में आया तो आप समझ का एस टाइप करिए। बहुत लॉजिकल है फिजिक्स, कुछ रटने का नहीं होता। कभी कोई बात अगर बोलता हूं कि थोड़ी देर के बाद अभी इसको ध्यान में रखो, आगे सीख जाओगे, सबका ऐसे ही फॉलो करना है तरीके से बात को। एक एक चीज लॉजिकल है, सब चीजें समझ में आती है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये तो था डाइपोल की बात, जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी हमने चर्चा कर ली। अब एक यहां से नया कॉन्सेप्ट निकलता है जिसमें हम
किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है? जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है? बेसिकली उसके मोशन की स्टडी करनी होती है कि भाई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आइए कैसे होता है समझते हैं। आसान है ये बहुत, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, माना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक चार्ज हम पकड़ रहे हैं, जिस चार्ज के लिए जिसका मोशन भी मानो इधर है, इसी तरफ इसका मोशन भी है, इसका चार्ज Q है और इसका मास M है। हमने इसको ऐसे छोड़ा, हमने इसको ऐसे छोड़ा, इसी की स्टडी करनी है, इसी की स्टडी करनी है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हमने चार्ज छोड़ा तो क्या होगा। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट मन में आते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर हो, एक उल्टा भी ले लेता हूं, चलो एक ऊपर लेता हूं, एक ऊपर ऐसे, चलो। अब एक बार इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जो मैंने दिखाया है रेड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया है। अब अंदर की बात करता हूं, मानो एक में इसमें प्लस Q चार्ज डाल दिया और इसमें माइनस Q चार्ज डाल दिया। तो आपको पता ही है कि प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है फोर्स, और माइनस Q पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। इसको में तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझो कुछ बात, तुम ये भी जानते हो कि जो फोर्स लगता है वो लगता है F = QE, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब F = QE और इस F को MA भी लिख सकते हैं, तो MA = QE होगा। तो यहां से A लिखना हो तो A का फॉर्मूला आ जाएगा QE और नीचे आ जाएगा M। तो इसको भी हम पहचानते हैं, A के जगह पे हम QE/M लिख सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बस साइन का ध्यान रखना है, Q अगर निगेटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ये सब बात अपने को समझ में आती है, सब आसान काम है, बहुत ही आसान है। अब जरा देखो, A अगर हमारा यूनिफॉर्म है, उसके लिए E का यूनिफॉर्म होना जरूरी है। अब इसके कारण अब वेक्टर फॉर्म में अगर चर्चा हो तो A वेक्टर का डायरेक्शन मतलब E वेक्टर का डायरेक्शन, कब? जब Q हमारा पॉजिटिव हो। पूरी बात तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, करिए, इसको ट्राई कीजिए, आसान सा सवाल है, ट्राई कीजिए। देखिए, हमसे वेलोसिटी पूछा पहले, कह रहा है कि चार्ज QM को रिलीज किया है रेस्ट से। तो रेस्ट से रिलीज करने का मतलब क्या होता है?
रेस्ट से रिलीज करने का सीधा मतलब है कि जैसे इसने बोला कि मैं इसको रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं, तुरंत मन में आ गया कि u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ठीक है, तो इस कंडीशन में जो F लगना है वो लगेगा QE, और यहां से F के जगह पे MA और MA बराबर QE, तो जो एक्सलरेशन मेरा निकल के आएगा वो आ जाएगा QE, नीचे आ जाएगा M। ये मुझे अब याद हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा एक्सलेशन QE बाई M। आओ, पहले इसने कहा है कि वेलोसिटी बताइए t सेकेंड के बाद, तो ये तो बच्चों वाली बात है, v इक्वल्स टू u प्लस AT। ये मैं बस लिख देता हूं, आपको अच्छा लगे इसीलिए, ये QE बाई M इंटू टी, तो बस v मेरा निकल के आ गया QE बाई M इंटू टी, ये मेरे लिए v की वैल्यू है। फिर दूसरा, इसने हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, टी सेकेंड के बाद बोला है तो हाफ mv², यही काइनेटिक एनर्जी, हाफ से कोई समस्या नहीं। मास हमारे पास m है, v अभी निकाल के आए हैं और वो था QE अपॉन m इंटू टी, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब कौन है तीसरे में, इसने कहा था डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड के बाद, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² कर दूंगा, s u0 हाफ a, अब मुझे याद है डायरेक्ट लिखूंगा QE बाई M और सीधा T² कर दूंगा, s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि करना एक बार जरूरी था। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अब क्या है इसमें समझिएगा, इसमें फोटो बनाता हूं मैं, ऐसे फोटो बनाऊंगा तब क्वेश्चन पूरा होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, सीधा कर लीजिए, ऐसा है। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर इस स्टाइल में कोई प्रोजेक्शन किया जा रहा है किसी चार्ज पार्टिकल का। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज +Q और मास m है, और इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जो मैंने ब्लैक पेन से दिखाया है वो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्रोजेक्शन की वेलोसिटी v है। अब ये सवाल पूरा हुआ, तो अब ये कह रहा है कि व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द E, और अब मैं चाहता हूं कि आप फाइंड कीजिए, थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं E, देन फाइंड। अब आप फाइंड करें इसको, पहला वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस आफ्टर t सेकेंड। पहले वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें अपने को फाइंड करनी है, वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट भी। बस अपने को गौर से फोटो एक बार रफ में बना लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लिख दिया QET बाई M, हाँ QET बाई M, सही बात है। देखिए 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 एक बार क्या कह रहा हूं मैं, कुछ चीजें यहां समझने की है, कुछ चर्चा करना चाहता हूं। देखो ये चर्चा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है चर्चा। सबसे पहले ये देखो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो तुमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। अब देखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा,
तो देखो क्या होगा, तो फोर्स किस पे, पॉजिटिव क्यू पे कहां लगेगा, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। अच्छा, अब फोर्स के अंदर ही तो एक्सीलरेशन होता है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन की बात होगी वो एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा, वो एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। यानी कि उस एक्सीलरेशन का नाम ए एक्स होगा, उस फोर्स का नाम एफ एक्स होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई एक्स है ही सही। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक टेबल बनाऊं, अगर मैं यहां से एक टेबल बनाऊं और कुछ चीजें उसमें भरना चाहूं, जैसे सबसे पहले मैं उस टेबल में भरूं कि भाई बताओ कि भाई u का x कंपोनेंट कितना होगा, सोचो, इनिशियल वेलोसिटी सोचो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी तो y डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो मैं कहूंगा कि ux की वैल्यू होगी 0। अच्छा, तो बताओ uy की वैल्यू क्या होगी, हाँ यही तो v है, uy ही तो v है। अरे ऊपर का एक्सिस, ये एक्सिस y एक्सिस, और ये एक्सिस x एक्सिस। तो अब देखना, अब इसमें uy की वैल्यू जो है वो है v। अच्छा, तो बताओ अब अगली बात जब मेरे मन में आए कि ax क्या रखूं, तो तुम कहोगे कि ax की वैल्यू तुम डायरेक्ट रख सकते हो QE/m, लेकिन ay नहीं होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा था x एक्सिस में। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ay नहीं होने से क्या फायदा होगा, सोचो, ay नहीं होने से फायदा ये होगा कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। सोचो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं। बस ये तो हमने थोड़ी चर्चा कर ली, अब बात कर लेते हैं। जैसे पहला पार्ट, इसने वेलोसिटी पूछा था t सेकेंड के बाद, तो भाई मैं तो जानता हूं v = u + at। अब सही में इसके दो टुकड़े बनेंगे, चलो, पहला टुकड़ा x के लिए, तो vx = ux + ax × t। दूसरा टुकड़ा vy के लिए, vy = uy + ay × t। दो टुकड़े बन के तैयार हैं। अच्छा, अब बारी बारी से, vx अपने को चाहिए, ux हमको पता है 0 था, टेबल बना के आए हैं। अच्छा, अब देखना, प्लस ax हम जानते हैं क्या होता है, QE/m × t आ गया, तो ये vx हमारा यहाँ पे आ गया। तो vx की वैल्यू जब मैं लिखूंगा, तो vx की वैल्यू लिखूंगा i कैप के साथ, तो इसमें जब मैं लिखूंगा i कैप लगा दूंगा। अच्छा, vy पे आ जाओ, vy, अरे vy तो आराम से लिख सकते हैं, कैसे देखना, vy = uy कितना था v, और ay था ही नहीं 0, तो vy को सीधे सीधे लिख सकते हो v। अच्छा, साइन किसका, तो इसमें तुम लगाओगे j कैप। जब इतनी बात हो जाएगी तो v निकालना होगा, तो तुम लिख सकते हो vx i कैप + vy j कैप। ऐसे आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात थी दूसरी बात, जो इसने कहा था डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही पूछा है। तो भाई मैं तो जानता हूं s = ut + ½ a और t²। अभी प्रोजेक्टाइल ताजा ताजा चल ही रहा है, इसने सिर्फ x डायरेक्शन की बात करी है, तो s नहीं sx, u नहीं ux, a नहीं ax। तो माना इधर डिस्प्लेसमेंट x है
और ux तो था ही नहीं, प्लस 1/2 और ax हम निकाल के लाए हैं, वो था QE/m और ये रहा तुम्हारा t²। तो इस तरीके से तुम्हारे पास s की बात आ जाएगी, इस तरीके से। तो आसान है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी एक और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नया क्वेश्चन कैसे करें, माना कोई प्लेट है, यहां लिख देता हूं, ये प्लेट मानते हैं, ठीक है, ये कोई प्लेट है, ऐसे है कोई प्लेट, इस तरीके से। मानिए इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके का है, प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बना हुआ है, और एक प्लेट नीचे है। तो ये जो प्लेट नीचे बनाए हैं, इस पे निगेटिव चार्ज ऐसे है, प्लेट बना के दे दिया आपको। अब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब सोचो, अब प्लेट की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो यहां से जो पूरी लंबाई इसकी है, माना वो L है, पूरी लंबाई L है। एक चार्ज पकड़ लेते हैं प्लस का Q, और इस चार्ज को इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसा फेंका तो अब आपको कुछ सवाल के जवाब देने हैं। जैसे जैसे पहले तो मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूं, मेरे काम आ जाएगा। हाँ, अब आपसे कुछ सवाल यहां पूछता हूं। क्या क्या पूछा, रेड पेन से। पहला आपसे पूछा कि आप बताओ टाइम फॉर विच पार्टिकल remains in इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पार्ट तो यही है कि टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताइए कितने टाइम तक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कितने टाइम तक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये हमसे पूछा है। कितने टाइम तक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। चलो इसको साथ साथ करता हूं, मेरे साथ सोचना क्या मैं सही हूं। सबसे पहली बात यह है कि ऊपर प्लस का प्लेट, नीचे के माइनस का प्लेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ये तो फिक्स रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, यानी कि जैसे ही ये चार्ज आगे की तरफ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, लगातार बिल्कुल नीचे की तरफ इसको पुश करेगा। और नीचे की तरफ पुश करने के कारण, नीचे की तरफ पुश करने के कारण ये सीधा तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। इसकी टेंडेंसी तो थी कि ये बिल्कुल सीधा निकल जाए, इसकी टेंडेंसी थी सीधा निकलने की, इसका मन था कि ये सीधा जाए, लेकिन ये सीधा जा ही नहीं पाएगा, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा इस तरीके से। इतना ऐसे दिखा देते हैं, ये इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। तो जरा सोचो, टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितने टाइम तक है। तो जितने टाइम तक ये L डिस्टेंस दूरी तय कर लेगा, उतने ही टाइम तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इस पे ध्यान देना। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इस पे ध्यान देना कि भाई, यहां लिखता हूं नीचे, देखिए कि भाई जितने टाइम में एल लेंथ
ये बात समझना। एल लेंथ मतलब एक्स डायरेक्शन की दूरी कवर करेगा उतने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यही तो बात है, जितने टाइम में एक्स डायरेक्शन की दूरी कवर करेगा उतने ही टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसके बाद तो बाहर निकल रहा है, उसके बाद तो बाहर निकल रहा है, इसके बाद तो बाहर निकल गया। अच्छा, मतलब मेरा टारगेट ये है कि ये जो एक्स डायरेक्शन है इसकी दूरी कवर करने में कितना टाइम लगा। समझो, जा रहा था एक्स में, जाते जाते बाहर निकल गया, तो भाई जितने टाइम में एक्स में रहेगा उतने ही टाइम तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस करने की जरूरत है, उसके बाद तो बाहर चला गया। अच्छा, तो बस अब कुछ नहीं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। एस नहीं, एस का एक्स बोलिए, तो एस का एक्स क्वेश्चन में एल है, यू एक्स की बात करिए। यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में इसने यू स्पीड से फेंका था और टी अपने को चाहिए। अब देखना यहां पे ए एक्स जो होगा ये होगा 0। तुम सोचो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, इसके कारण ए वाई डायरेक्शन में होगा, लेकिन ए एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। मैं ऐसे लिखता हूं, देखना, इसको तरीके से लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो क्या होगा, फोर्स किस में लगेगा, वाई में, इसके कारण एक्सलेरेशन किस में होगा, वाई में। तो क्या 0 होगा, एक तो एफ एक्स बराबर 0 होगा, इसके चक्कर में ए एक्स बराबर 0 होगा। ये सारी बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। तुम चाहो तो टेबल बना के भी ऐसा लिख सकते हो, उससे अगर मान लो शुरू शुरू में अगर हम नए हैं तो टेबल बना के लिख लेंगे। अच्छा, अभी तो बात समझ में आ गई, तो ये टर्म हो गया 0। तो भाई टी कोई पूछे तो सीधा कह देना है एल अपॉन यू, खत्म। अच्छा, अब दूसरी लड़ाई क्या थी, इसका दूसरा पार्ट था, ये भी इसमें समझिएगा। मान लो इसी में मैं दूसरा पार्ट पूछता हूं, मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए डेविएशन, डेविएशन व्हेन इट लीव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ेगा तो डेविएशन कितना होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ेगा तो डेविएशन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ते समय डेविएशन कितना है, ये पूछा है। तो पहले तो ये पता कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितने देर तक है, वो पता लग ही चुका है। अब कैसे छोड़ेगा, तो सही में इसका पाथ कैसा है, इसकी इच्छा तो अपने को पता है सीधे जाने की थी। एल डिस्टेंस के बाद इसने इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको नीचे पुश किया था, इसके चक्कर में ये जाते जाते ऐसे चला गया। इसका मतलब थोड़ा ठीक से बना देता हूं पहले तो, ये मान लीजिए ऐसे चला गया, तो ये जो दूरी निकालूंगा ना, ये दूरी, ये इसका y होगा और यही इसका डेविएशन होगा। इसको कुछ लोग डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन कह लो, डेविएशन कह लो, एक ही बात है। तो y डायरेक्शन में तय की गई दूरी अपने को निकालनी है, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s नहीं, s के y कंपोनेंट की बात करनी है तो सब में y लगा दो, एस वाई इसी का नाम y है, यू वाई अरे होगा ही नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में है, तो ये 0 प्लस हाफ ए वाई। अब बस अपने को पता है वो क्या होता है, क्यू ई बाई एम। अच्छा, अब t अभी हम निकाल के आए हैं, क्या था,
L/U इसका स्क्वायर, खत्म। ये आ गया तुम्हारा डिफ्लेक्शन, ये आ गया डिफ्लेक्शन। इसमें एक और बात पूछी जा सकती है, तीसरे पार्ट में पूछ सकते हैं कि बताओ इतना जब होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी पूछ सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी बता दो। तो फाइनल वेलोसिटी कोई हमसे पूछे तो उसको सीधा सीधा बता सकते हैं कि भाई देख तू v वेक्टर पूछ रहा है, तो पहले मैं vx निकालूंगा, लास्ट में सवाल किया था, तो vx i कैप प्लस vy j कैप। इसमें लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन हमने सेम स्टाइल में किया है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं, लेकिन हमने पकड़ लिया कि प्लेट है, तो प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले प्लेट से लेके माइनस वाले प्लेट की तरफ होता है। बाकी सारे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट लगे, तो आज का काम बिल्कुल इसमें आसान था। ये मैंने दिया है एक आपको होमवर्क करने के लिए, एक होमवर्क डाला है, इसको कर लीजिएगा बस, बाकी सब ठीक है। अब अगला टॉपिक जो रहेगा वो थोड़ा सा दमदार है, जिसको बोलते हैं कंडक्टर। तो कल के बाद जो क्लास लगेगी उसमें हम कंडक्टर पढ़ेंगे। आज इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी आराम कीजिए।